मैं और मेरा पाप। तो कहानी शुरू होती है। ह्यून-वू एक सीधा साधा लड़का था जिसकी जिंदगी में जी-यून नाम की लड़की इंद्रधनुष जैसी थी। कॉलेज के पहले दिन ही जब वो उससे टकराया था तो उसकी हंसी में उसे सुकून मिला था और फिर धीरे धीरे वो हंसी उसकी आदत बन गई। जी-यून हर चीज में परफेक्ट थी, सुलझी हुई, समझदार और पूरी तरह से ह्यून-वू की जिंदगी में रची बसी। वो दोनों हर शाम लाइब्रेरी में मिलते, एक ही टेबल पर बैठकर पढ़ते और हर ब्रेक में कॉफी शॉप में जाकर अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक शेयर करते। ये रिश्ता सच्चे प्यार का प्रतीक था, सादगी भरा लेकिन गहराई से लबरेज। लेकिन सच्चाई ये थी कि ह्यून-वू अंदर से बहुत असुरक्षित था। उसे डर लगता था कि कहीं वो जी-यून के लायक नहीं है। इसी उलझन में एक दिन उसकी मुलाकात सैरा नाम की लड़की से हुई। सैरा बिल्कुल अलग थी, बोल्ड, बिंदास और हर चीज में एक्स्ट्रा। उसने ह्यून-वू की कमजोरियों को तुक्का मारकर पकड़ लिया। उसने उसे महसूस कराया कि जी-यून के साथ वो बस एक नॉर्मल लड़का है, लेकिन सैरा के साथ वो खास बन जाता है। ह्यून-वू को यह नया एहसास अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उसने जी-यून से झूठ बोलना शुरू किया। आज लैब है, ग्रुप स्टडी करनी है, नेटवर्क नहीं था। ऐसे छोटे छोटे बहाने रोज बनते गए। जी-यून हर बार मुस्कुरा देती, भरोसा करती, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा डर तैरने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बदल रहा है, लेकिन वो उस एहसास को शब्दों में नहीं बदल पा रही थी। ह्यून-वू की बातें अब छोटी होती जा रही थी, मुलाकातें और भी छोटी, और उनके बीच का वो अटूट रिश्ता अब कमजोर धागों से लटक रहा था। ह्यून-वू को लगने लगा था कि वो दो दुनियाओं में जी सकता है, एक सुकून वाली जी-यून की दुनिया और दूसरी उत्साह से भरी सैरा की दुनिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ऐसा करना उसे धीरे धीरे खोखला बना रहा है। वो अब जी-यून से मिलते वक्त फोन उल्टा रखता था, बात करते हुए आंखें चुराता था और मुस्कुराहट के पीछे झूठ छुपा रहता था। जी-यून ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों का विश्वास धीरे धीरे डूबने लगा था। फिर एक दिन वो लम्हा आया जब जी-यून ने ह्यून-वू के फोन में सैरा का मैसेज पढ़ लिया। उस मैसेज में सिर्फ दो शब्द थे, मिस यू। जी-यून के हाथ कांप गए, दिल जैसे रुक गया और आंखों से एक ठंडी चुप्पी बहने लगी। उसने बिना कुछ कहे फोन टेबल पर रखा और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। ह्यून-वू वापस आया, फोन देखा, मैसेज देखा और फिर देखा जी-यून का आखिरी मैसेज, धन्यवाद सच्चाई के लिए। उस एक मैसेज में सब कुछ खत्म हो गया था। ह्यून-वू के हाथ से उसका इंद्रधनुष फिसल गया था और उसे खुद नहीं पता था कि उसने अपनी दुनिया को खुद बर्बाद किया है। उसे लगा था कि वो गेम खेल रहा है, पर असल में वो खुद उस गेम का मोहरा बन गया था। अब प्यार नहीं बचा था, सिर्फ अफसोस और चुप्पियां बाकी थी। ह्यून-वू उस रात बहुत देर तक अपने फोन को घूरता रहा। स्क्रीन पर जी-यून का आखिरी मैसेज, धन्यवाद तुम्हारी सच्चाई, जैसे सीधा दिल के आर पार हो गया था। वो सोच रहा था कि शायद कुछ देर में कॉल आएगा, शायद जी-यून रोएगी, सवाल करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात भर इंतजार करता रहा, पर हर घंटी सिर्फ उसकी उम्मीद थी जो बार बार टूटती गई। सुबह होते ही उसने कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार एक ही जवाब, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज नॉट अवेलेबल। ह्यून-वू को समझ आने लगा कि जी-यून अब सिर्फ यादों में रह गई है। अगले दिन कॉलेज पहुंचा तो उसका मन हर जगह जी-यून को ढूंढ रहा था। लाइब्रेरी के कोने, कैफे की टेबल, गार्डन की बेंच, सब जगह वो पहले से खाली थी, पर अब उनमें सन्नाटा चीख रहा था। दोस्तों ने पूछा, सब ठीक है? तो वो बस सिर हिलाकर निकल गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी और आंखों में थकान अब गहराई बन गई थी। सेरा से मिलने गया, सोचा था शायद उसकी कंपनी में कुछ आराम मिलेगा, लेकिन वहां भी बातों में वो गर्मजोशी नहीं थी। सेरा ने हंसते हुए कहा, तुम अब कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो, रिलैक्स यार, ये सब बस फन था। ह्यून-वू को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। उसे यह सुनकर झटका लगा कि वो जिसे अपना दूसरा प्यार समझ बैठा था, उसके लिए वो सिर्फ एक टाइम पास था। वो चुपचाप उठा और सैरा के कमरे से बाहर निकल आया। सड़क पर चलते हुए उसे जी-यून की बातों की गूंज सुनाई दे रही थी। मैं जानती हूं कि तुम बदल रहे हो, पर मैं चाहती हूं कि तुम खुद समझो। वो समझ नहीं पाया था उस समय, लेकिन अब हर बात तलवार जैसी चुभ रही थी। रात को अपने कमरे में बैठा तो चारों तरफ अंधेरा था और अंदर सिर्फ पछतावा। उसने पुरानी चैट्स खोली, जी-यून की तस्वीरें देखी और खुद को उस हर जगह पर खड़ा पाया जहां उसने झूठ बोला था। उसे हर बार की वो झूठी हंसी याद आई जब उसने जी-यून को मैं व्यस्त हूं कहा था, जबकि वो सैरा के साथ किसी कैफे में बैठा था। अब वो कैफे, वो मौज-आर्ट का म्यूजिक, वो फेक स्माइल, सब नफरत जैसी लग रही थी। फोन की स्क्रीन पर उसने सैरा का चैट खोला। सोचा था शायद एक सॉरी मिलेगा, पर वहां कुछ भी नहीं था। उल्टा सैरा ने आखिरी मैसेज में लिखा था, डोंट मेक दिस कॉम्प्लिकेटेड। अब उसके पास कोई नहीं था। जी-यून उसे छोड़ चुकी थी और सैरा ने कभी उसे अपनाया ही नहीं। उसकी दुनिया में अब न प्यार था, न कोई रिश्ता, बस अकेलापन था जो उसे हर सांस के साथ निगल रहा था। ह्यून-वू ने अब खुद से बातें करना शुरू कर दिया।
कभी वो शीशे में खुद को देखता और कहता, तूने सब खो दिया। कभी रात में करवट बदलते हुए खुद को चुप कराता, बस अब और मत सोच। लेकिन मन शांत नहीं होता था। उसके अंदर एक शोर पल रहा था जो उसे नींद नहीं लेने देता था। वो अब हर उस लम्हे में जी रहा था जो उसने खो दिया था। हर वो दिन, हर वो मुस्कान जो कभी उसकी जिंदगी थी, अब सिर्फ यादें थीं। उसके आसपास की दुनिया चल रही थी, लेकिन उसकी दुनिया ठहर चुकी थी। हंसी अब नकली लगती थी। भीड़ में भी वो खुद को सबसे अकेला महसूस करता था। और सबसे डरावनी बात यह थी, उसे अब खुद से घबराहट होने लगी थी। ह्यूनवू की जिंदगी अब किसी सुनसान गलियों वाले शहर जैसी हो गई थी, जहां कोई आवाज नहीं थी, कोई राह नहीं थी, सिर्फ तन्हाई थी। सुबह अब उसके लिए सिर्फ एक और दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक और बोझ की शुरुआत थी। पहले जिस अलार्म की आवाज पर वो मुस्कुरा देता था, अब वही कान चीरने लगी थी। वो बिस्तर से उठता जरूर था, लेकिन सिर्फ शरीर उठता था। आत्मा तो कहीं बहुत पीछे छूट चुकी थी। उसका कमरा अब बिखरे कपड़ों, आधे खाली कॉफी मग और पुरानी तस्वीरों का कब्रिस्तान बन गया था। कॉलेज जाना उसकी दिनचर्या में था, पर उसका मन वहां नहीं था। वो क्लासरूम में सबसे आखिरी सीट पर बैठता, चुपचाप बोर्ड को घूरता, लेकिन प्रोफेसर की आवाज उसे सुनाई ही नहीं देती थी। दोस्त बातें करते, हंसते, लेकिन वो जैसे किसी और ही ग्रह का प्राणी बन गया था। उसके चेहरे की चमक अब बुझ चुकी थी और आंखों में सिर्फ सूखापन था। वो न किसी से बात करता, न किसी की बात सुनता। हर कोई कहता, ह्यूनवू बदल गया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो टूट गया है। घर लौटते वक्त वो अक्सर उन गलियों से गुजरता जहां वो और जियून साथ चला करते थे। एक मोड़ पर एक बेंच थी जहां वो दोनों बैठकर घंटों बातें करते थे। अब वही बेंच उसे ताना मारती सी लगती थी। वो वहीं बैठ जाता, हाथ में सिर रखकर बस एकटक शून्य में देखता। उसे लगता कि जियून की हंसी अभी भी हवा में गूंज रही है, लेकिन जब वो आंखें खोलता तो आसपास सिर्फ सन्नाटा होता। उसके मन में अब एक सवाल बार बार गूंजता, मैंने क्यों किया ये सब? सेरा की याद अब उसे उलझन देती थी। वो जो कभी नई चमक की तरह उसकी जिंदगी में आई थी, अब धुंध में बदल चुकी थी। सेरा से किए गए सारे चैट्स उसने डिलीट कर दिए थे, लेकिन जो बातें मन में छपी थी वो मिटने का नाम नहीं ले रही थी। उसे लगता था कि अगर वो सेरा को नहीं मिलाता तो शायद आज सब कुछ ठीक होता, लेकिन अब ये शायद ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। रातें अब उसके लिए सबसे डरावना हिस्सा बन गई थी। नींद आंखों से कोसों दूर भाग चुकी थी। हर बार जब वो आंखें बंद करता तो वही सपना आता, जियून जा रही है और वो उसे रोक नहीं पा रहा। पसीने में भीगा हुआ वो उठता और फिर पूरी रात छत को घूरते हुए गुजार देता। नींद के बिना दिन और भी लंबा और भारी लगने लगा था। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अब उसे खुद से डर लगने लगा था, खुद के ख्यालों से, खुद की आवाज से। उसने कई बार कोशिश की अपने आप को समझाने की, किसी किताब में खो जाने की, कोई मूवी लगाने की, पर हर बार उसे ऐसा लगता कि हर कहानी में वही है, एक धोखेबाज जिसने सच्चा प्यार खो दिया। वो सोचता था कि शायद जियून माफ कर देगी, पर अब उसे एहसास हो गया था कि माफी से पहले खुद को समझना जरूरी है, और यही समझ अब उसे तोड़ने लगी थी। अब ह्यूनवू खुद को देखता था तो पहचान नहीं पाता। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका अस्तित्व सब अजनबी लगने लगे थे। वो बस एक चलती फिरती परछाई बन चुका था, जो दिखती तो इंसान थी लेकिन अंदर से खाली थी। उस खालीपन में गूंजती थी सिर्फ एक ही आवाज, काश मैंने वक्त रहते संभाल लिया होता। ह्यूनवू की रातें अब अंधेरे की कैद बन चुकी थीं। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस जलन थी, और उसके मन में सुकून नहीं, बस एक खालीपन। बिस्तर पर लेटते ही उसकी रगों में वो बेचैनी दौड़ती, जैसे उसका शरीर खुद से भागने की कोशिश कर रहा हो। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक अब उसे पागल कर रही थी। वो करवट बदलता, आंखें बंद करता, लेकिन हर बार एक ही सपना लौट आता, जियून जा रही है, मुड़कर भी नहीं देख रही, और वो दौड़ रहा है मगर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा। हर रात यही डरावना सपना उसे फिर से उसी गलती की याद दिला देता जिसे वो भुलाना चाहता था लेकिन भुला नहीं सकता था। वो चीख कर उठता, पसीने में भीगा हुआ, और पूरे कमरे में शून्य फैला होता। उसकी सांसें तेज चलने लगती और दिल ऐसे धड़कता जैसे कोई भाग रहा हो अंदर। वो खुद को गले लगाता, खुद को समझाता, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मन में आवाज आती, कुछ हुआ है, सब कुछ बिखर चुका है। ह्यूनवू ने सोचा शायद कोई पेशेवर मदद लेनी चाहिए। अगली सुबह उसने मनोचिकित्सक से अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर के सामने बैठते ही वो चुप हो गया। डॉक्टर ने कहा, बोलो, जो भीतर है वो बाहर निकालो। ह्यूनवू की आंखों से आंसू निकल पड़े। कई दिनों से दबा हुआ दर्द जैसे अब बाढ़ बन गया था। उसने सब बताया, जियून, सेरा, झूठ, पछतावा और खुद से नफरत। डॉक्टर ने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, पर तुम्हें खुद को माफ करना सीखना होगा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और कहा कि नियमित थेरेपी जरूरी है। लेकिन ह्यूनवू को दवाओं से नींद नहीं मिली। उल्टा उन्हें खाने के बाद उसके सपने और भी तेज और डरावने हो गए। एक रात तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि
जीयून उसके कमरे में खड़ी है, उसे घूर रही है। वो कांप उठा, लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था, बस उसकी थरथराती सांसें और दीवारों पर उसकी परछाई। अब वो दिन रात अपनी परछाई से डरने लगा था। जब वो खुद से नजरें मिलाता तो आईने में एक अजनबी नजर आता। वो लड़का जो कभी जीयून के लिए प्यारा मैसेज लिखा करता था, अब खुद को देख नहीं पा रहा था। उसने अपनी पुरानी तस्वीरें जलाईं, गिफ्ट्स डस्टबिन में फेंक दिए, लेकिन दिल से वो यादें बाहर नहीं जा रही थीं। उसके कमरे की हर चीज जीयून की याद दिलाती थी, उसकी हंसी, उसका टच, उसका बाएं बाएं कहने का अंदाज। सेरा अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी, न मैसेज, न कॉल, न कोई पछतावा। ह्यूनवू को अब यह समझ आ गया था कि वो सिर्फ एक मोमेंटरी आकर्षण था जिसमें उसने सब कुछ खो दिया। वो जानता था कि सेरा को दोष देना अब फिजूल है, क्योंकि असल कसूर तो उसका था जिसने उस सच्चे प्यार को पहचानने में देर कर दी। अब वही देर उसे हर पल सजा दे रही थी। हर सुबह जब वो उठता तो सबसे पहले अपने चेहरे को देखता। क्या मैं अब भी इंसान दिखता हूं, या सिर्फ एक ऐसा चेहरा जो मुस्कुराहट के पीछे अपनी टूटन छुपा रहा है? और हर बार जवाब एक ही आता, तू अब वही नहीं रहा। अब उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं था, बस ग्रे शेड्स थे, और उन शेड्स के बीच वो खुद भी धुंधला पड़ता जा रहा था। ह्यूनवू अब उन जगहों पर जाने लगा था जहां कभी जीयून के साथ बिताया हर लम्हा जिंदा था। कॉलेज के उस पुराने कैफे की खिड़की जहां वो दोनों हर सोमवार स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक शेयर करते थे, अब वहां अकेले बैठा वो बस बाहर सड़क को देखता रहता। वही टेबल, वही कुर्सी, लेकिन सामने कोई नहीं। चारों तरफ शोर था, हंसी थी, लेकिन उसके भीतर सन्नाटा था। मिल्क शेक का स्वाद अब मीठा नहीं लगता था, बस एक फॉर्मेलिटी बन गया था, जैसे हर चीज जीयून के बिना अपना मतलब खो चुकी हो। वो लाइब्रेरी भी गया जहां वो दोनों हर शुक्रवार साथ पढ़ते थे। उसने वही पुरानी किताब निकाली जिसके अंदर कभी जीयून ने हंसते हुए मूर्ख प्रेमी लिख दिया था। आज उस शब्द पर मुस्कुराना नहीं आया, बस आंखें भर आईं। बगल की सीट खाली थी और हर पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कहेगा, चलो ना बाहर चलते हैं। पर पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं होता था, बस कुर्सियां थीं और उन पर जमी उसकी तन्हाई की परतें। वो पार्क की उस बेंच पर भी गया जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा था। पेड़ वैसे ही खड़े थे, पत्तियां वैसे ही गिर रही थीं, लेकिन उस बेंच पर अब कोई एहसास नहीं था। ह्यूनवू वहीं बैठ गया, हाथों में चेहरा छुपाकर। कुछ पल बाद उसने अपने फोन में जीयून की वो पहली सेल्फी देखी जो उसने हंसते हुए भेजी थी, तेरे बिना अधूरी लगती हूं। अब वो अधूरी बात पूरी हो चुकी थी, लेकिन अधूरा वो खुद बन चुका था। हर जगह, हर चीज में वो जीयून की परछाई ढूंढने लगा था। बस स्टेशन पर खड़ी हर लड़की में, स्कूल के बच्चों की हंसी में, सड़क के किनारे चलती लड़कियों के बालों की उड़ती लटों में, हर जगह उसे उसका अक्स दिखाई देता। लेकिन असलियत सिर्फ एक थी, जीयून अब नहीं थी। वो दूर जा चुकी थी और वो जानता था कि अब लौटेगी नहीं। उसने कई बार खुद से सवाल किया, क्या मैं उसके लायक था? और हर बार जवाब उसकी चुप्पी में छुप जाता। वो खुद को आईने में देखता और सोचता, क्या यही चेहरा था जिसे जीयून कभी मुस्कुराकर माय बॉय कहती थी? अब उसी चेहरे पर उदासी की परछाइयां थीं और मुस्कुराहट बस एक कोशिश बन चुकी थी। उसकी आंखें अब दर्पण नहीं, गहराई बन गई थीं, ऐसी गहराई जहां वो खुद खो चुका था। वो कभी अपने फोन के गैलरी में जाता और जीयून के पुराने वीडियो चलाता जिसमें वो हंस रही होती, चिढ़ा रही होती, पागल कहीं का कहती थी। ह्यूनवू उन पलों को दोबारा जीने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसके हाथ में सिर्फ खालीपन रह जाता। उसने एक फोल्डर बना लिया था, अस नाम से, लेकिन उस फोल्डर में अब सिर्फ तस्वीरें थीं, इंसान नहीं। धीरे धीरे उसकी डायरी में जीवन की यादें उतरने लगी। हर पेज पर उसकी बातों की झलक, हर लाइन में उसका नाम। वो लिखता, काटता, फिर दोबारा लिखता, जैसे खुद को सजा दे रहा हो। और वो पेन की स्याही अब बस नीली नहीं, उसके आंसुओं से भीगी हुई थी। अब ह्यूनवू की जिंदगी में दिन और रात का फर्क मिट गया था। हर समय एक जैसा लगता था, ठहरा हुआ, बेजान। लेकिन उस ठहराव के बीच एक चीज जिंदा थी, अफसोस। और वो अफसोस अब उसकी सांसों की तरह बन गया था, हर पल उसके साथ, हर लम्हा उसके अंदर। ह्यूनवू ने उस सुबह आईने में खुद को देखा तो पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अब वो नहीं रहा जो कभी था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं, बल्कि अनगिनत रातों की चुप्पी थी। चेहरे पर दाढ़ी उगाई थी, जैसे उदासी ने खुद को जगह बना ली हो। बाल बिखरे हुए, होंठ सूखे और मन बिल्कुल खाली। उसने मां की आंखों में देखा, वहां चिंता थी, डर था और एक ऐसा सवाल जो हर मां पूछती है पर शब्दों में नहीं कहती, मेरा बेटा कहां खो गया? मां ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा और पूछा, सब ठीक है ना बेटा? ह्यूनवू ने सिर हिला दिया, पर आंखें झुकी रहीं। मां ने कुछ नहीं कहा, बस खाना प्लेट में परोसा और बोली, पहले ये खा लो, फिर बात करते हैं। उस दिन खाना खाते हुए पहली बार उसके हाथ कांपे। मां को समझ आ गया था कि कुछ बहुत अंदर तक टूटा है।
उसी शाम माँ ने ह्यूनवू से कहा, कल चलो डॉक्टर के पास, ये सब यूं ही नहीं जाएगा। ह्यूनवू ने ना कहा भी नहीं और हां भी नहीं, लेकिन अगले दिन वो खुद ही डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गया। माँ ने दरवाजे पर उसे छोड़ते हुए बस एक बात कही, बोलो बेटा, सब कह दो। और वो कमरे के अंदर चला गया, जैसे किसी अदालत में पेश होने आया हो। थेरेपिस्ट के सामने बैठते ही वो चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ वॉल क्लॉक की टिक टिक और बाहर से आती हल्की बारिश की आवाज। थेरेपिस्ट ने कहा, ये साइलेंस ही सब कह रहा है, बोलने की जरूरत नहीं, लिखो। ह्यूनवू को एक पेन और डायरी दी गई। उसने पहला शब्द लिखा, गलती, फिर दूसरा, जीयून, और फिर उसके आंसू कागज पर गिरने लगे। स्याही के साथ मिलकर वो दर्द बन गए। हर लाइन एक कबूलनामा थी, अपने झूठ का, अपनी नालायकी का और उस प्यार की बेइज्जती का जो कभी उसकी दुनिया थी। थेरेपिस्ट ने डायरी लेकर कहा, यही शुरुआत है खुद को कबूल करने की। अगले कई दिनों तक ह्यूनवू उसी डायरी को अपना दोस्त बना बैठा। वो हर सुबह उसमें अपने सपनों का वर्णन करता, कैसे वो दौड़ता है और कोई छाया उसे पकड़ लेती है। हर रात वो अपने मन का हाल लिखता। आज भी वो याद आई, फिर से रो लिया। धीरे धीरे उसके शब्द डर से बाहर आने लगे। अब उसमें पछतावा तो था, लेकिन पहली बार उम्मीद भी थी। उसने महसूस किया कि उसके अंदर अभी भी कुछ जिंदा है, शायद एक नई शुरुआत की भूख। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर जीयून मुझे माफ नहीं भी करेगी तो भी मैं खुद को माफ करूंगा। यह पहली बार था जब उसने खुद से सच्चाई से बात की। अब हर लिखी लाइन एक जख्म नहीं, बल्कि मरहम बन रही थी। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया, मैं टूट चुका हूं, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब उसकी नींद थोड़ी बेहतर होने लगी थी और सुबह थोड़ी कम भारी। ह्यूनवू ने धीरे धीरे किताबें पढ़ना शुरू किया, मानसिक स्वास्थ्य पर, आत्ममाफी पर और आत्मप्रेम पर। उसने एक नोटबुक में उन सभी चीजों की लिस्ट बनाई जो उसे दोबारा जीने में मदद करेंगी। पहली चीज थी माफी, दूसरी सच, और तीसरी खुद से प्यार। वो जानता था कि यह रास्ता लंबा है, लेकिन अब उसके पास एक चुपचाप साहस था जो दिन ब दिन उसके भीतर पल रहा था। अब वो दर्द में नहीं डूब रहा था, बल्कि तैरना सीख रहा था, अकेले लेकिन होश में। एक शाम जब ह्यूनवू थेरेपी से लौट रहा था, उसकी नजर अचानक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर पड़ी। जीयून प्रोफाइल फोटो बदली गई थी और नए पोस्ट में वो किसी लड़के के साथ पार्क में बैठी मुस्कुरा रही थी। पीछे गुलाबी चेरी ब्लॉसम्स झर रहे थे और कैप्शन था, नई शुरुआतें हमेशा डराती हैं, लेकिन कभी कभी यही जरूरी होती है। उस एक तस्वीर ने ह्यूनवू के भीतर का सब कुछ हिला दिया। उसका दिल जैसे कुछ पल के लिए धड़कना भूल गया। आंखें फोन की स्क्रीन पर जमी रहीं, लेकिन सांस रुक रुक कर चल रही थी। उसने उस लड़के की शक्ल को बार बार झूम करके देखा, सीधा सादा, जेंटल मुस्कान और आंखों में वही अपनापन जो कभी ह्यूनवू की आंखों में हुआ करता था। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर की खाली जगह को भर चुका है, जैसे उसकी जगह अब कोई और ले चुका है, स्थायी रूप से। वो तस्वीरें बंद कर देना चाहता था, लेकिन उंगलियां वहीं फंसी रहीं। उसने धीरे धीरे पूरी प्रोफाइल स्क्रॉल की। जीयून की नई जिंदगी की झलकें, नई दोस्तियां, नई मुस्कानें, और हर मुस्कान में एक बात साफ थी, वो अब ह्यूनवू के बिना भी खुश थी। उसने खुद को कमरे के कोने में धकेल दिया। दीवार के सहारे बैठते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, पर ये आंसू अब सिर्फ जीयून के लिए नहीं थे, ये खुद के लिए थे। वो समझ चुका था कि उसे अब कभी दोबारा उस प्यार का हिस्सा नहीं मिलेगा जिसे उसने अपने हाथों से तोड़ दिया था। उसे यह भी पता चल चुका था कि दुनिया बिना उसके भी चल रही है, और शायद ज्यादा खूबसूरती से। उसने शराब की बोतल निकाली जो महीनों से अलमारी के नीचे पड़ी थी। वो नहीं पीना चाहता था, लेकिन उस रात दर्द ने उसे घुटनों पर ला दिया। हर घूंट के साथ उसे अपनी गलती और गहरी लगने लगी। हर कड़वाहट अब उसके अंदर के सच को उगलने लगी। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, आंखें धुंधली और सोच बिखरी हुई। वो बालकनी में जा खड़ा हुआ, ऊंचाई से नीचे झांकते हुए। नीचे की सड़कें छोटी लग रही थीं, जैसे उसकी ही तरह तन्हा। उसने रेलिंग पकड़ी और एक लंबा सांस लिया। मन में एक ही ख्याल आया, अगर मैं अब गिर जाऊं तो शायद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी पल उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर मां का मैसेज था, बेटा खाना खाया? वो 3 शब्द किसी अलार्म की तरह उसके कानों में गूंजे। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो डर से थे, खुद से, अपनी सोच से, अपनी उस पल की कमजोरी से। वो पीछे हटा, दीवार से टेक लगाकर फर्श पर बैठ गया। उसने फोन उठाया और मां को कॉल किया। आवाज लड़खड़ा रही थी, मां, मैं ठीक नहीं हूं। मां ने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, बेटा रो ले, मैं सुन रही हूं। उस फोन कॉल में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई थेरेपिस्ट नहीं था, सिर्फ एक मां थी, और उसकी वो ममता जो किसी भी मौत से लड़ सकती है। उस रात ह्यूनवू ने पहली बार महसूस किया कि वो सच में जिंदा है। हाँ, टूट चुका है, पर अब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया और उस शराब की बोतल को फेंक दिया। नहीं क्योंकि उसे अब दर्द नहीं था,
बल्कि इसलिए कि अब वो दर्द को समझ चुका था। वो जान चुका था कि लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। और इस बार वो हार मानने नहीं, चलने को तैयार था। चाहे कदम डगमगाए, पर दिशा सही होनी चाहिए। उस सुबह की हवा कुछ अलग थी। खिड़की से आती ठंडी किरणों ने ह्यूनवू के चेहरे को छुआ तो उसने आंखें खोली, और पहली बार किसी चुभन के बिना। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था कि उसने अलार्म बंद नहीं किया। उसे बंद करने से पहले ही वो जाग चुका था। बिस्तर से उठते हुए शरीर में वही पुराना भारीपन था, लेकिन मन में आज एक हल्की हरकत हुई थी, जैसे भीतर कोई बंद दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा हो। उसने आईने में देखा। चेहरा अब भी थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब उदासी के अलावा कुछ और भी था। स्वीकार। उसने उस डायरी को उठाया जिसमें उसने जीवन का नाम पन्नों पर उतारा था हजारों बार, पर आज उसने पहली बार खुद का नाम लिखा, ह्यूनवू। उसने अपने बारे में लिखा, मैं गलतियां करता हूं, मैं डरता हूं, लेकिन मैं बदलना चाहता हूं। पेन की निब अब कांप नहीं रही थी। उसकी उंगलियां थमी हुई थीं और दिल पहली बार यह मान चुका था कि हीलिंग सिर्फ वक्त का इंतजार नहीं, बल्कि रोज की एक कोशिश है। वो पार्क गया, वहीं जहां कभी जियून के साथ लम्हे बिताए थे, लेकिन आज वो वहां बीते हुए की तलाश में नहीं गया था। वो गया था अपने आज को पहचानने। घास पर नंगे पांव चलते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। बादल धीमे धीमे बह रहे थे और उनमें कोई चेहरा नहीं था, बस सादगी थी। एक बच्चा उसके पास आकर मुस्कुराया और कहा, अजुस्सी, ये फूल पकड़ो। ह्यूनवू ने वो पीला फूल हाथ में लिया और उसकी छोटी सी मुस्कान को दिल में महसूस किया। उस पल में कोई जियून नहीं थी, कोई अफसोस नहीं, बस एक फूल, एक बच्चा और उसका वर्तमान। थेरेपी से लौटते हुए उसने बस स्टैंड के कोने में बैठी एक लड़की को देखा। वो किताब पढ़ रही थी और उसकी आंखें वैसी ही गहराई लिए हुए थीं जैसी कभी उसकी अपनी होती थी। ह्यूनवू कुछ पल उसे देखता रहा, फिर नजरें झुका ली। अब उसे लोगों को देखना बुरा नहीं लगता था। अब उसकी नजर में हर चेहरा एक कहानी था, और वो सीख गया था कि हर कहानी में वो खुद को नहीं ढूंढ सकता। उसने कॉलेज लौटने की सोची। कई महीने हो चुके थे, लेकिन अब भीतर कुछ था जो उसे फिर से क्लासरूम तक खींच लाया। वही पुरानी बिल्डिंग, वही गलियारे, पर अब वो इनसे भाग नहीं रहा था। क्लास में बैठकर जब प्रोफेसर ने पूछा, Why do we fear change? तो ह्यूनवू ने पहली बार हाथ उठाया। वो बोला, क्योंकि हम खुद को माफ नहीं कर पाते, और जब तक हम खुद को माफ नहीं करते तब तक नया कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। पूरी क्लास चुप हो गई थी और प्रोफेसर ने बस इतना कहा, वेल सेड। उसके बगल में बैठा लड़का धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम पहले कभी क्लास में बोलते नहीं थे, अब अच्छा लगा। ह्यूनवू ने सिर हिलाया। अब खुद को छुपाने की जरूरत नहीं रही। घर लौटकर उसने अपने कमरे को देखा। अब दीवारें साफ थीं, शराब की बोतलें गायब और किताबें करीने से रखी हुई। उसने दीवार पर एक नया नोट चिपकाया, हर टूटना अंत नहीं होता, कुछ टूटने रास्ता बनाती है। अब वो हर सुबह खुद से मिलने के लिए उठता है। अब वो पीछे नहीं देखता, क्योंकि अब उसे आगे चलना आता है। जियून की याद अब एक दाग नहीं, एक सीख बन चुकी है। और ह्यूनवू अब बस जी नहीं रहा, वो फिर से बनने लगा है। कॉलेज की गलियों में अब ह्यूनवू की चाल में पहले जैसी झिझक नहीं थी। उसकी आंखें अब लोगों की नजरों से नहीं भागती थीं, बल्कि सीधे देखती थीं, बिना किसी डर या पछतावे के। वो लाइब्रेरी में अपनी मनपसंद सीट पर बैठने लगा था, और हर पन्ना जो वो पलटता, उसमें अब कोई याद नहीं, बल्कि समझ होती थी। वो पढ़ते पढ़ते जब पेन से लाइन खींचता तो उसे एहसास होता कि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, खुद को दोबारा गढ़ने की प्रक्रिया है। कभी कभी उसका मन भटकता, लेकिन अब वो खुद को समझाना जानता था, भटका हूं पर टूटा नहीं हूं। एक दिन कॉलेज में वॉलंटियर प्रोजेक्ट का नोटिस लगा, भावनात्मक स्वास्थ्य पर युवा संवाद कार्यक्रम। ह्यूनवू ने चुपचाप नाम लिखा दिया, किसी को नहीं बताया, सिर्फ खुद को वादा किया कि इस बार अपनी बात छुपाएगा नहीं। पहले सिलेक्शन इंटरव्यू में जब पूछा गया, तुम ये क्यों करना चाहते हो, तो उसने कहा, क्योंकि मैंने खुद को खोकर पाया है और अब जो खोए हुए हैं उन्हें भी रोशनी देना चाहता हूं। इंटरव्यू लेने वालों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखों में देखा और फॉर्म पर सिलेक्टेड लिख दिया। पहली मीटिंग में वो थोड़ा कांप रहा था, लेकिन जैसे ही सामने वो चेहरे आए, सहमे हुए, थके हुए, चुपचाप, उसे लगा जैसे वो खुद से मिल रहा हो। उसने बोलना शुरू किया, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक लड़के की जो बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी मूर्खता से सब खो बैठा। पूरे कमरे में सन्नाटा था, हर किसी की नजरें उस पर थीं, और उसके शब्द जैसे दीवारों से टकराकर लोगों के दिलों तक जा रहे थे। वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था, वो बस एक टूटा हुआ इंसान था जो अब खुद को जोड़ने की कोशिश में दूसरों को भी पकड़ना चाहता था। हर हफ्ते वो इन सेशंस में जाता और धीरे धीरे उसका नाम वहां के लोगों में फैलने लगा। वो लड़का जो हर किसी की सुनता है, जो बिना जज किए बात करता है। किसी दिन कोई लड़की आकर कहती, मैं भी टूट गई थी, और ह्यूनवू बस सिर हिलाता।
मैं समझता हूं। कोई लड़का रोते हुए कहता, मैंने धोखा दिया था और अब अकेला हूं। तो ह्यून वो जवाब देता, अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता, कभी कभी वो मौका होता है खुद से मिलने का। धीरे धीरे वो लोगों की उम्मीद बन गया और अजीब बात यह थी कि लोगों की कहानियां सुनते सुनते वो खुद और भी ठीक होता चला गया। अब वो दर्द उसे डराता नहीं था, बल्कि उसे रास्ता दिखाता था। एक दिन सेशंस के बाद जब वो बाहर निकला तो सामने जियून खड़ी थी। वही सादगी, वही आंखें, पर अब उसमें सवाल नहीं, शांति थी। कुछ पल दोनों ने बिना बोले एक दूसरे को देखा। जियून ने कहा, तुम बदल गए हो। ह्यून वो मुस्कुराया, हाँ, अब खुद से भागता नहीं हूं। जियून ने हल्के से सिर झुकाया और बोली, मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। फिर उसने हाथ बढ़ाया, दोस्ती के लिए, क्लोजर के लिए। ह्यूनवू ने उसका हाथ थामा, बिना उम्मीद के, बिना शिकायत के। उस एक स्पर्श में ना प्यार था, ना अफसोस, बस एक सुकून था। अब दोनों अपनी राह पर थे, अलग लेकिन हल्के। ह्यूनवू ने जाते जाते आसमान की तरफ देखा। बादल अब छंट चुके थे और धूप उसे सीधा छू रही थी। उसने आंखें बंद की और मुस्कुरा दिया। अब वो ठीक था, सच में ठीक। 1 साल बीत चुका था, मौसम बदला था, चेहरों की शक्लें बदली थी और सबसे ज्यादा ह्यूनवू बदल चुका था। अब वो सुबह सुबह उठता था, खिड़की खोलकर सबसे पहले आसमान को देखता था, जैसे हर सुबह से एक नई बातचीत हो। उसकी नींद अब डर से नहीं, थकावट से टूटती थी। एक सुकून देने वाली थकावट, जो कुछ अच्छा करने के बाद ही आती है। उसका कमरा अब साफ था, दीवारों पर रंग थे, किताबें करीने से रखी थीं और उस एक कोने में एक छोटा सा पौधा, जिसे वो हर सुबह पानी देता था। वो पौधा अब हरा भरा हो चुका था, जैसे उसका अपना मन। उसने एक छोटा सा सोशल प्रोजेक्ट शुरू किया था, ब्रोकन बट ब्रीदिंग नाम से। हर हफ्ते वो नए युवाओं से मिलता, उनकी कहानियां सुनता, उन्हें कागज देता, पेन देता और कहता, लिखो, तुम जिंदा हो। कुछ हिचकिचाते, कुछ रोते हुए टूट जाते, लेकिन आखिर में सब कुछ हल्का कर जाते। उसके पास कोई मैजिक नहीं था, कोई जादू नहीं, सिर्फ अनुभव था। वो अनुभव जो किसी किताब से नहीं, टूट कर ही आता है। एक दिन एक लड़की आई, जिसका चेहरा उतना ही खामोश था जितना ह्यूनवू का कभी हुआ करता था। उसने कहा, मैं खुद से नफरत करती हूं। ह्यूनवू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी करता था, लेकिन फिर समझा कि खुद से लड़ने से बेहतर है खुद को समझो। तुम जैसी हो वैसी ही काफी हो। उस लड़की की आंखों में पहली बार पानी की जगह उम्मीद झलक रही थी और ह्यूनवू ने महसूस किया कि अब वो अकेले नहीं लड़ रहा। उसके शब्द अब लोगों का सहारा बन चुके थे। वो अपनी डायरी में अब हर दिन का एक शब्द लिखता, सच, धैर्य, माफी, रास्ता, उम्मीद। ये सब वो शब्द थे जो कभी भारी लगते थे, पर अब उसके जीने की वजह बन चुके थे। जियून अब उसकी कहानी का हिस्सा थी, पर केंद्र नहीं। अब उसके आसपास और भी लोग थे, दोस्त, साथी, वो जो उसे उसकी गलियों से निकालकर नई राहों पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते थे। और सबसे बड़ा सच ये था, अब उसे खुद की जरूरत थी, किसी और की नहीं। एक शाम उसने शहर के एक छोटे से हॉल में अपना पहला पब्लिक टॉक रखा। टाइटल था, जब मन टूटता है। पूरा हॉल खचाखच भरा था। लोग आए थे उसकी कहानी सुनने, लेकिन वो उन्हें खुद की कहानी सुनाने आया था। वो बोला, मैं कोई हीरो नहीं हूं। मैंने प्यार को चोट पहुंचाई, खुद को खोया, मौत को छूकर लौटा, लेकिन फिर भी मैं यही हूं, क्योंकि मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। तालियों की गूंज के बीच ह्यूनवू की आंखों में नमी थी, लेकिन ये आंसू अब दुख के नहीं, जीत के थे। जैसे ही उसने मंच से नीचे कदम रखा, वहां खड़ी एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मैंने खुद को माफ किया। ह्यूनवू ने सिर झुकाकर कहा, खुद को माफ करना सबसे बड़ा साहस होता है। फिर वो बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा। वही पुराना चांद, लेकिन अब अलग लग रहा था। उसने आंखें बंद की और धीमे से खुद से कहा, अब मैं पूरा नहीं हूं, लेकिन अधूरा भी नहीं। फिर वो आगे बढ़ा, हल्के कदमों से, अपनी ही रोशनी में, जो उसने खुद कमाई थी। और उस रात शहर की हवा में एक कहानी गूंज रही थी, एक लड़के की जो टूटा बिखरा, लेकिन खुद को फिर से जोड़ लिया। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।